हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। यह वीडियो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यह आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज है। टॉप के 50 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में हम, जो कि आपके पेपर में बार बार आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के तो सारे पेपर ही आपके एमसीक्यू हो रहे हैं, बहुविकल्पीय है। अगर मैं हिंदी के बच्चे हैं, जो हिंदी के बच्चे उस यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पूरी सीरीज होने वाली है मेरी। यह आपका पार्ट 1 है, इसके अलावा इसके नेक्स्ट पार्ट भी आने वाले हैं। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण के। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे आपके सीसीएसयू, एमएसयू, उनमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपके ऐसी हैं जिनमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सारे ही आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उनमें तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सीरीज। आज का क्वेश्चन हमारा पहला देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन आज का हिंदी भाषा की लिपि है। अब आपको हिंदी भाषा की लिपि बतानी है। देवनागरी है, संस्कृत है, ब्राह्मी है या फिर खरोष्ठी है। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है सभी को पता है। देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है। संस्कृत तो लिपि होती ही नहीं है। ब्राह्मी आपकी लिपि होती है, खरोष्ठी भी आपकी लिपि होती है। लेकिन हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उत्तर हमारा क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण कहा जाता है। भाषा शिक्षण हम किसे कहते हैं? नियम के अनुसार भाषा सीखना, विदेशी भाषा का ज्ञान देना, बच्चे को मातृभाषा बोलना सिखाना, व्याकरण के नियम याद कराना। भाषा शिक्षण का मतलब भाषा सिखाना, नियमों के अनुसार भाषा सीखना। अगर भाषा सीखना है तब तो यह अधिगम हो जाता है, अधिगम, न कि शिक्षण। अधिगम मतलब सीखना, बच्चा भाषा सीख रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है, तब यह तो नहीं है ए वाला। तो बी की बात कर लेते हैं। विदेशी भाषा का ज्ञान देना, दूसरी भाषा का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, उसे भाषा शिक्षण हम कह सकते हैं। सी पॉइंट है बच्चे को मातृभाषा बोलना सिखाना। अब बच्चे को मातृभाषा बोलना हम सिखा रहे हैं। बच्चा तो खुद मातृभाषा बोलता है, जब पैदा होता है वह अपने आसपास लोगों को देखता है जो भाषा में बोल रहे हैं, बच्चा बोलना शुरू कर देता है, हम थोड़ी सिखाएंगे। व्याकरण के नियम तो हम कभी बच्चे को याद कराते नहीं है, इसे हम अच्छा नहीं मानते, नियम याद कराना हम अच्छा नहीं मानते। उत्तर हमारा हो जाता है बी। भाषा शिक्षण किसे कहते हैं? हम विदेशी भाषा का अगर हम बच्चों को ज्ञान देंगे उसे हम भाषा शिक्षण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भाषा अधिगम किसे कहते हैं? अब भाषा अधिगम की बात हो रही है। बच्चे का मातृभाषा सीखना, बच्चे का अनुकरण के द्वारा कोई भाषा सीखना, बच्चे का स्कूल में भाषा सीखना, बच्चे को भाषा ज्ञान देना। भाषा अधिगम मतलब भाषा सीख रहा है बच्चा। बच्चे का मातृभाषा सीखना, इसे हम अधिगम नहीं कहते, इसे अर्जन कहते हैं। क्योंकि बच्चा मातृभाषा नहीं सीखता, वह तो खुद आ जाती है मातृभाषा बच्चों पे अनुकरण के द्वारा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, सीखते नहीं है मैं ये सोच के कि मैं मातृभाषा सीखूंगा, तब यह तो आपका गलत हो गया पहले वाला। दूसरा हो जाता है बच्चे का अनुकरण के द्वारा कोई भाषा सीखना। अब अनुकरण के द्वारा बच्चा कोई भाषा सीख रहा है, उसे भी हम अर्जन ही बोलते हैं, क्योंकि मातृभाषा बच्चा अनुकरण से ही तो सीखता है। ये दोनों पॉइंट तो है नहीं आपके। सी की बात कर लेते हैं। बच्चे का स्कूल में भाषा सीखना, अगर बच्चा स्कूल में कोई भाषा सीख रहा है उसे हम भाषा अधिगम कह सकते हैं। बच्चे को भाषा ज्ञान देना, यह तो आपका भाषा शिक्षण हो जाएगा, भाषा शिक्षण। बच्चे को अगर हम भाषा ज्ञान दे रहे हैं इसे हम भाषा शिक्षण कहेंगे, न कि भाषा अधिगम। तब हमारा उत्तर कौन सा हुआ? उत्तर हो गया हमारा सी। बच्चे को स्कूल में भाषा सीखना या फिर बच्चा स्कूल में भाषा जो सीखता है उसे भाषा अधिगम बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाचन का क्या अर्थ है? वाचन का अर्थ हमें बताना है। वाचन का क्या अर्थ होता है? पढ़ना, बोलना, उच्चारण करना या फिर ये दोनों? ए व सी। पढ़ना, वाचन के आपके दो अर्थ माने जाते हैं, एक तो बोलना, एक पढ़ना। वर्तमान समय में पढ़ना ही माना जाता है, पढ़ना माना जाता है आपका, बोलना नहीं माना जाता। उच्चारण करना भी माना जाता है, क्योंकि उच्चारण करने को ही पढ़ना बोलते हैं हम। तब हमारा ए व सी दोनों सही हो जाते हैं। उत्तर हो जाता है हमारा डी। आंसर इसका डी होगा, ए व सी दोनों, क्योंकि वाचन का अर्थ होता है पढ़ना या उच्चारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? पहले से ही हम ये मानते आए हैं, हम जो भाषा सीखते हैं पहले तो हम उसे सुनते हैं, दूसरे बोलेंगे हम सुनेंगे, उसके बाद हम उसे बोलते हैं, हमने सुना तब बोला, उसके बाद हमें पढ़ना सिखाया जाता है। जब छोटा बच्चा स्कूल में आता है पहले पढ़ना सिखाते हैं हम, बाद में उसे लिखना सिखाते हैं। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने कहा था, यह सबसे पहले लेडी मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी ने, कि हमें लिखना बच्चों को पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, ये मारिया मोंटेसरी जी ने कहा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मौन वाचन किस स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर आप बच्चों को मन मन में पढ़ना सिखा रहे हैं, मौन वाचन आप बच्चों से करा रहे हैं, तब किस स्तर पर कराएंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब फर्स्ट क्लास से पहले, फर्स्ट से पहले। प्राथमिक स्तर इसे बोल देते हैं आप फर्स्ट से 5। माध्यमिक स्तर इसे बोल देते हैं आप 9th से आपका 12th। उच्च स्तर ये आपका 12th प्लस है। तब आप मौन वाचन सिखा रहे हैं बच्चों को, किस स्तर पर सिखाएंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर, इस स्तर पर तो सिखा नहीं सकते क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते। प्राथमिक स्तर 1 से 5, इस टाइम पर बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में, मौन वाचन में बोल बोल कर अगर पढ़ेंगे हम बच्चे, तब मन भी लगता है उनका, टीचर को पता चलता है कि हाँ यह पढ़ रहा है। माध्यमिक स्तर, यहाँ पर आप बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं, मतलब चुपचाप मन मन में पढ़ना सिखा सकते हैं। मौन वाचन हम बच्चों को किस स्तर पर सिखाते हैं? माध्यमिक स्तर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब मैं आपको जो मेरी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनमें बता चुका हूँ। वैसे सारे क्वेश्चन आपके ईजी आ रहे हैं आज तो। भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक मतलब जिसमें हम अपने विचार दूसरों को बताएं। लेखन कौशल हो, इसके अलावा वाचन कौशल, श्रवण कौशल, उपयुक्त सभी। कौन सा है? लेखन कौशल हमारा हो सकता है क्योंकि लिखकर हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। वाचन कौशल नहीं हो सकता क्योंकि पढ़कर तो हम दूसरों के विचार ग्रहण करेंगे, बताएंगे थोड़ी दूसरों को। श्रवण कौशल भी नहीं हो सकता, सुनकर तो हम दूसरों के विचार ग्रहण करेंगे, बताएंगे थोड़े दूसरों को। तो उक्त सभी तो नहीं हुआ, उत्तर हो गया हमारा ए। आंसर हमारा हो जाता है आज का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बिना होठ हिलाए किया जाने वाला वाचन है। आप होठ नहीं हिला रहे, वाचन कर रहे हैं, उस वाचन को आप क्या कहेंगे? सहस्वर वाचन, मौन वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। सहस्वर वाचन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सहस्वर मतलब जिसमें आवाज है, होठ तो हिलाने पड़ेंगे। मौन वाचन हम कह सकते हैं, चुप चुप पढ़ रहे हैं, होठ नहीं हिला रहे। व्यक्तिगत वाचन भी नहीं कह सकते, सामूहिक वाचन भी नहीं कह सकते, ये दोनों तो आपके सहस्वर वाचन के ही प्रकार होते हैं। उत्तर हमारा हो जाता है बी, मौन वाचन कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। भाषा का निष्क्रिय कौशल है ऐसा कौशल जिसमें आप कुछ काम नहीं कर रहे, उसे निष्क्रिय कौशल कहते हैं। पहला हो जाता है हमारा लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, श्रवण कौशल, उक्त सभी। लेखन कौशल हम लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निष्क्रिय तो नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हम बोल रहे हैं, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। श्रवण कौशल हमारा हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता। श्रवण कौशल हमारा क्यों है? क्योंकि चुपचाप लेटे हुए हैं हम, रेडियो चल रही है, हम सुन रहे हैं, हम निष्क्रिय हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे। आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोली है, बोली किसे कहते हैं हम? बोली के साथ आपकी क्या चीज है? एक तो राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, उक्त में से कोई नहीं। अब बताइए बोली किसे बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा को तो नहीं कह सकते, राष्ट्रीय भाषा मतलब जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। बोली का मतलब जो एक क्षेत्र में बोली जाती है। मातृभाषा कह सकते हैं हम, क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, उक्त में से कोई नहीं तो कह नहीं सकते। अब बोली किसे कहेंगे? यह भी आपका सही है, यह भी सही है, लेकिन जो बोली की परिभाषा है वह यह है कि एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तब यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा सी। अगर क्षेत्रीय भाषा न लिखा होता तब हम मातृभाषा पर क्लिक करते, लेकिन हमारा क्षेत्रीय भाषा लिखा हुआ है, तब हम बोलेंगे इसका उत्तर सी है 10वें का। अब 11वें क्वेश्चन पर चल देते हैं हम। आज का 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मातृभाषा किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी रेगुलर क्लास में करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आपको पेपर में मिलते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? माता की भाषा, परिवार की भाषा, पिता की भाषा, ये सभी। सोचिए मातृभाषा किसे बोलते हैं? मातृभाषा किसे बोलते हैं? माता की भाषा को कह देते हैं, पिता की भाषा को भी कह देते हैं, मतलब परिवार की भाषा, पिता की भाषा को भी कह देते हैं। उत्तर हमारा हो जाता है डी।
अब मातृभाषा का अर्थ है ये, न कि मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है। मातृभाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो आपके क्षेत्र में बोली जाती है या जो आपका परिवार आस पड़ोस उस भाषा को बोलते हैं, वह आपकी मातृभाषा होती है। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह पूछ रहा है शाब्दिक अर्थ, मतलब ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? मातृ प्लस भाषा, परिवार की भाषा, माता की भाषा, पिता की भाषा या फिर ये सभी। परिवार की भाषा नहीं हो सकता क्योंकि मातृ प्लस भाषा इज इक्वल टू माता की भाषा। उत्तर हमारा यह हो जाता है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ हो जाता है माता की भाषा, और जो इसका अर्थ होता है वह होता है जो हमारे आस पड़ोस में हर जगह हम हर कोई भाषा बोलता है उसे कहते हैं मातृभाषा। 13वां प्रश्न हमारा हो जाता है, मातृभाषा हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं, हमारे क्या उद्देश्य होते हैं? मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना या फिर ये सभी। अब क्या उद्देश्य है हमारे, हम मातृभाषा बच्चों को क्यों सिखाते हैं ये बताइए। जब मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई थी शिक्षण के उद्देश्य, उसमें बताया था हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। मानसिक विकास भी करते हैं, शारीरिक भी करते हैं, बौद्धिक भी करते हैं, नैतिक भी करते हैं, चारित्रिक भी करते हैं, सामाजिक भी करते हैं, सृजनात्मक भी करते हैं, उसके कौशल का विकास करते हैं, सब कुछ। मतलब ये सभी भाषा का सिखाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? सभी कुछ का विकास करना, बच्चे के जितने भी विकास के पक्ष हैं सबका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का हो जाता है, बोली किसे कह सकते हैं हम? राष्ट्र की भाषा को कह सकते हैं, बच्चे की मातृभाषा को, विद्यालय की भाषा को या फिर इन सभी को? राष्ट्र की भाषा को तो नहीं कह सकते कि बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बच्चे की मातृभाषा को कह सकते हैं, अभी बताया था मैंने। विद्यालय की भाषा को भी नहीं कह सकते क्योंकि विद्यालय में आपके नॉर्मल भाषा बोली जाती है। कोई पंजाबी वाला बच्चा आ रहा है, कोई हिंदी वाला बच्चा आ रहा है, कोई आपका खड़ी बोली वाला आ रहा है, कोई मराठी वाला आ रहा है विद्यालय में, तो विद्यालय में तो नॉर्मल भाषा बोली जाती है, कोई एक बोली नहीं बोली जाती। इसके अलावा ये सभी हो नहीं सकता। तो उत्तर हो जाता है हमारा, बच्चे की मातृभाषा को बोली कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा सॉलिड सा आंसर नहीं है। 15वां प्रश्न है हमारा, राजभाषा किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम के लिए, मैं इसे आपको बता चुका हूँ। इन ऑप्शंस को पढ़िए, राजभाषा किसे कहते हैं। अब राजभाषा का मतलब होता है राज की भाषा, मतलब हमारे राज्य की भाषा, हमारी सरकार की भाषा, मतलब सरकारी भाषा। बच्चे की मातृभाषा नहीं, बच्चे की क्षेत्रीय भाषा नहीं, समाज की भाषा नहीं, सरकारी कामकाज की भाषा। यह है उत्तर हमारा सही हो जाता है। हमारा जो सरकारी कामकाज है, सरकारी ऑफिस में कामकाज जिस भाषा में होता है उसे हम कहते हैं राजभाषा। और 15वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं? यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं। आप सरकारी कामकाज की भाषा को, समाज की भाषा को, राष्ट्र में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा को या बच्चों की मातृभाषा को, किसे बोलते हैं राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा हम कहते हैं सरकारी कामकाज की भाषा को तो नहीं, क्योंकि इसे तो राजभाषा बोलते हैं, अभी पढ़ा है हमने। किसी समाज की भाषा को नहीं, किसी राष्ट्र में बोले जाने वाली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को यह हो सकता है। बच्चे की मातृभाषा को यह भी हम कह सकते हैं नहीं, इसे भी नहीं कह सकते हम। राष्ट्रभाषा मतलब किसी राष्ट्र की भाषा को, किसी राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है या सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को समझ जाते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। हमारा उत्तर हो जाता है सी, क्योंकि राष्ट्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होती है। यह मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ रेगुलर क्लासेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, मानक भाषा किसे बोलते हैं? मानक भाषा, अब पढ़िए, मानक भाषा किसे कहते हैं? बच्चे द्वारा बोले जाने वाली भाषा, किसी भाषा का शुद्धतम रूप, किसी समाज में बोली जाने वाली भाषा, उक्त में से कोई नहीं। अब मानक भाषा हम किसे कहेंगे? बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं, मानक भाषा हम कहते हैं जो शुद्ध भाषा हो, बिल्कुल किसी भाषा का शुद्धतम रूप, इसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समाज में बोली जाने वाली भाषा, उक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है हमारा 18वां प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए? किस भाषा में आप बच्चों को, छोटे बच्चों को, 1 से 5 वाले बच्चों को सिखाएंगे, ज्ञान देंगे? किस भाषा में? राष्ट्रभाषा में, मानक भाषा में, व्याकरण की भाषा में, मातृभाषा में? अब किस भाषा में सिखाएंगे? राष्ट्रभाषा में नहीं सिखा सकते, पूरे राष्ट्र की भाषा में थोड़ी सिखाएंगे। क्या पता बच्चे उस भाषा को जानते हो? नहीं। मानक भाषा तो बच्चे जानते नहीं, व्याकरण भी बच्चे नहीं जानते, फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे। मातृभाषा, बच्चे की जो मातृभाषा है, जिस भाषा को बच्चा बोलता है उसी भाषा में हम बच्चे को ज्ञान देंगे, शिक्षण प्रक्रिया कराएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, मातृभाषा अर्जन की प्रमुख विधि है। मातृभाषा बच्चा किस विधि के द्वारा ग्रहण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, व्याकरण विधि। सोचकर बताइए बच्चा किस तरीके से मातृभाषा को ग्रहण करता है। आगमन विधि नहीं, आगमन विधि के द्वारा तो हम दूसरी भाषा सिखाते हैं। निगमन विधि भी मैंने आपको बताया था क्या होती है, यह भी नहीं है। अनुकरण विधि हो सकता है, व्याकरण विधि भी नहीं हो सकता। मातृभाषा मतलब छोटा बच्चा भाषा बोलनी सीख रहा है बिना स्कूल में जाए, उसे हम बोलते हैं मातृभाषा सीखना, अर्जन। अब अनुकरण के द्वारा दूसरे लोग बोलते हैं, उसके आस पड़ोस में मम्मी पापा बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, वह बच्चा उनका अनुकरण कर करके अपनी मातृभाषा बोलना सीख जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाता है सी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, सक्रियता, अनुकरण, ये सभी। मातृभाषा के सिद्धांत भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब मातृभाषा का क्या सिद्धांत है? अगर मातृभाषा बच्चा सीख रहा है, किन किन चीज़ों का पालन करना होगा? क्रियाशील मतलब उसे सक्रिय रहना पड़ेगा, क्रियाएं करनी पड़ेंगी बहुत सारी, हो सकता है। सक्रिय मतलब उसे एक्टिव रहना पड़ेगा भाषा सीखने के लिए, यह भी सही है। अनुकरण, दूसरों का अनुकरण करना होगा। यह सब काम एक बच्चे को सीख करने पड़ेंगे अगर उसे मातृभाषा सीखनी है। उत्तर हो जाता है हमारा डी। अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय एकता में कौन सी भाषा सहायक होती है? यह मैंने आपको अभी बताया है। मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। अब बताइए आप, राष्ट्रीय एकता में कौन सी भाषा सहायक होती है? मातृभाषा तो नहीं हो सकती, क्योंकि मातृभाषा तो बहुत सारी होती है राष्ट्रीय, एक राष्ट्र में तो एकता तो मैं कर नहीं सकती। मानक भाषा तो कोई बोलता ही नहीं है। राजभाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा हो सकती है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? राजभाषा किसी राज्य की भाषा, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, इसके अलावा आपकी कर्नाटक की अलग है, तो राजभाषा भी नहीं हो सकती क्योंकि हम राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। उत्तर बचे हमारा राष्ट्रभाषा। किसी एक राष्ट्र में ऐसी भाषा जो सर्वाधिक लोग बोलते हो, सर्वाधिक लोग समझते हो, जैसे हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। अब नॉर्थ इंडिया का कोई बच्चा साउथ इंडिया में जाता है तो वह हिंदी में उनसे संपर्क कर सकता है, चाहे वे हिंदी पूरी ना समझे लेकिन समझ जाएंगे। इसका मतलब एकता बन गई उस बच्चे में और साउथ इंडिया के बच्चों में, वह उस भाषा में संपर्क कर सकते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का कौशल है। भाषा का कौन सा कौशल है? बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। भाषा का क्या कौशल है? भाषा के ये सारे कौशल हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बोलना, लिखना, पढ़ना। इसके अलावा एक और कौशल होता है भाषा का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 3-4 वीडियो आपके कौशल पे ही बनाई हैं, अब भी बताऊंगा तो क्या हुआ आपके पढ़ाई का फायदा फिर। भाषा कैसी संपत्ति है? यह भी मैं आपको बता चुका हूँ भाषा की पहली क्लास में ही। भाषा कैसी संपत्ति है? आदर्श है, पैतृक है, अर्जित है। कैसी है भाषा संपत्ति? अगर भाषा की संपत्ति की बात की जाए तब भाषा ऐसी संपत्ति है, एक तो आपकी सामाजिक, भाषा एक तो सामाजिक संपत्ति है, दूसरी आपकी अर्जित, दूसरी आपकी अर्जित संपत्ति है। समाज से सीखते हैं भाषा, आप अर्जन करते हैं, मतलब अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अर्जन, अर्जन का मतलब होता है आप भाषा सीख रहे हैं अनुकरण के द्वारा उस माहौल में रहकर। आदर्श भाषा नहीं है, पैतृक नहीं है। पैतृक का मतलब हो जाता है पिता से आपको जो प्राप्त हो गई, जैसी संपत्ति, मकान, जमीन प्राप्त हो गई, उसे पैतृक बोलते हैं। अर्जित है, ये सभी नहीं हो सकता। उत्तर हमारा हो जाता है सी। अगर यहाँ पर अर्जित की जगह सामाजिक होता तो सामाजिक हम उत्तर लगाते, दोनों होते तो दोनों उत्तर होते। समझ सकते हैं आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भाषा का मुख्य घटक क्या है? भाषा विज्ञान, व्याकरण, कौशल या फिर ये सभी? अब भाषा का मुख्य घटक क्या है? भाषा विज्ञान भी भाषा में आता है, व्याकरण भी आता है, कौशल भी आता है, मतलब सब कुछ भाषा में आता है। तो भाषा का जो मुख्य घटक है यह सब कुछ हो जाता है, एक भाषा में यह सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा भाषा का एक भाग है, मतलब भाषा के 4 भाग बताए थे मैंने आपको। भाषा के भाग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वीडियो अभी भी पड़ी है आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट में, जो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, उसका एक भाग बताइए कौन सा भाग है? व्याकरण है, वाक्य विज्ञान है, भाषा कौशल है, या फिर क्या है? व्याकरण तो भाषा का भाग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वीडियो देख लो जाके। वाक्य विज्ञान यह है, वाक्य विज्ञान मतलब हमारा जो वाक्य बना रहे हैं हम, वह वाक्य रचना, वाक्य विज्ञान भाषा का एक भाग है। शब्द रचना, शब्द विज्ञान, वाक्य रचना, वाक्य विज्ञान। इसके अलावा आपका वर्ण, वह होता है हमारा। और एक और भाग होता है भाषा का, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो भी आपने पढ़ा है। देखते हैं कितनों ने कितना पढ़ा है, वह वीडियो कितने बच्चों ने देखी है। भाषा कौशल तो भाषा का भाग नहीं कह सकते हम, भाषा के मुख्य 4 भाग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 26वां क्वेश्चन, सहस्वर वाचन का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोल बोल कर हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अर्थ ग्रहण करना, उच्चारण में सुधार करना, चिंतन मनन कराना, या फिर ये सारे? जल्दी बताओ उत्तर क्या होता है सहस्वर वाचन का? अर्थ ग्रहण करना सहस्वर वाचन नहीं होता। उच्चारण में सुधारना सहस्वर वाचन, उच्चारण सुधारना होता है आपका। सहस्वर वाचन चिंतन मनन की शक्तियों का विकास करना नहीं होता। सहस्वर वाचन ये सभी नहीं हो सकते क्योंकि दो कट गए। उत्तर हो जाता है हमारा उच्चारण में सुधार करना। सहस्वर वाचन में हम क्या करते हैं? बच्चों को बोलना सिखाते हैं, रिदम, लय, किस बात को आप पर जोर देना है, किस बात को आपको कम स्पीड में बोलना है। रिदम सिखाते हैं, किस लय में आपको बोलना है। उच्चारण में सुधार कराते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, भाषा को बोलना सिखाते हैं, बच्चों की हेजिटेशन दूर करते हैं। ये सारे आपके उद्देश्य होते हैं सहस्वर वाचन के। सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी नहीं पता। इसका उत्तर क्या हो जाता है आपका? बी। अब बात कर लेते हैं मौन वाचन के क्या उद्देश्य है। मौन वाचन का कौन सा उद्देश्य है? अर्थ ग्रहण करना, उच्चारण सुधारना, चिंतन मनन की शक्तियों का विकास, या फिर ये ए सी दोनों? कौन सा है? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ कौन सा है। अब बात कर लेते हैं मौन वाचन। हम चुपचाप बैठाकर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? अर्थ ग्रहण करना होता है, उच्चारण सुधारना नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा बोल ही नहीं रहा उच्चारण कैसे सुधरेगा। चिंतन मनन की शक्तियों का विकास करना होता है, तब ए भी होता है, बी नहीं होता है, सी होता है। उत्तर हमारा हो जाता है डी। डी हमारा उत्तर सही है। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना बच्चों का, चिंतन मनन की शक्तियों का विकास करना, बच्चों में गंभीरता लाना, बच्चों की बोध शक्ति को बढ़ाना। ये सारे आपके मौन वाचन के उद्देश्य होते हैं। यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, द्रुत वाचन किस चीज का एक हिस्सा है? यह आपको बताना है। द्रुत वाचन सहस्वर वाचन का हिस्सा है, मौन वाचन का, व्याकरण का, या फिर किसका है? जल्दी बताइए। सहस्वर वाचन का द्रुत वाचन नहीं, मौन वाचन का द्रुत वाचन एक हिस्सा है। जब मैंने आपको मौन वाचन पढ़ाया था और मौन वाचन के प्रकार पढ़ाए थे वाचन कौशल में, तब बताया था मौन वाचन कितने प्रकार का होता है और द्रुत वाचन किसे बोलते हैं। द्रुत वाचन मतलब तेजी से आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको पेपर देने जाना है और लास्ट की 5 मिनट में आपको किसने किताब दे दी, उस किताब को दम 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 आप पढ़ रहे हैं मन मन में, बोल बोल कर नहीं पढ़ते आप, मन मन में पढ़ते हैं। मौन वाचन का एक हिस्सा है द्रुत वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, छोटी से छोटी भाषा की इकाई जो बोली जा सकती है। शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्दांश। जल्दी बोलिए क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। शब्द बोल सकते हैं हम, वाक्य नहीं बोल सकते, वर्ण बोल सकते हैं, शब्दांश भी कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन जो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वह होती है वर्ण। सबसे छोटी चीज होती है वर्ण, लेटर। मान लीजिए आ है, अब इसे हम इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, या फिर ज़्यादा तोड़ेंगे तो ये कह सकते हैं हम। लेकिन जो आपका लेटर है इसे हम आधा नहीं दिखाते। वाउल कॉन्सोनेंट को हम आधा दिखा सकते हैं लेकिन लेटर को आधा नहीं दिखाते। इस वजह से आ, कोई भी लेटर है वह किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। याद रखना, ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैं वर्णमाला आपको पढ़ा रहा था। वैसे भी वर्णमाला इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो MCQ की लेकर आऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। B.Ed एग्जाम की बात करें, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, इसे तो पढ़ ही लेना आप। इसका उत्तर क्या हो जाता है हमारा? सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई भाषा की अर्थ के आधार पर। शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्दांश क्या होता है? अर्थ के आधार पर। ऐसी छोटी इकाई जिसका एक अर्थ निकले उसे हम बोलते हैं शब्द। वाक्य का अर्थ निकलता है लेकिन यह छोटी इकाई नहीं है क्योंकि वाक्य में तो बहुत सारे शब्द होते हैं ना। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्या का क्या अर्थ है। शब्दांश मतलब शब्द का समूह, जैसे हमारा स्वयं कह देते हैं, लेकिन इसका भी पूरा कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी शब्द का छोटा सा समूह, मुख्य रूप से जो अर्थ निकलता है वह शब्द का निकलता है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द को बोलते हैं हम। यह भी मैंने आपको बताया था अपनी क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पोलैंड की क्या भाषा है? अब यह बताइए पोलैंड की क्या भाषा है? सामाजिक भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, व्यक्तिगत भाषा है। पोलैंड की क्या भाषा है? सामाजिक भाषा नहीं है, मातृभाषा हो सकता है, राष्ट्रभाषा भी नहीं कह सकते, व्यक्तिगत भाषा भी हो सकता है। पोलैंड की क्या भाषा है बताइए। आंसर हो जाता है इसका बी,
पोलैंड की भाषा मातृभाषा को कहते हैं, मातृभाषा है पोलैंड की भाषा। क्लासेस देख सकते हैं या फिर इसके अलावा आप इसे गूगल कर सकते हैं, क्यों नहीं है, आप ढूंढते रहिए अब खुद। जैक्टार्ट विधि किससे संबंधित है? जैक्टार्ट विधि किससे संबंधित है यह बताइए। यह तो पूरी विधि मैंने आपको पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट विधि है। अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ी है, जैक्टार्ट विधि से हर बार एक क्वेश्चन आता है आपका। वाचन से, श्रवण से, लेखन से, पठन से, किससे है? जैक्टार्ट विधि आपके लेखन से संबंधित है। जैक्टार्ट विधि में क्या है, आपको लिखना सिखाया जाता है। टीचर बोर्ड पर वाक्य लिख देता है, बच्चे उस वाक्य को देख देख कर अपनी कॉपी में लिखते हैं। यह लेखन से संबंधित है। उत्तर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। किस विधि में हम वर्णों के टुकड़ों को आपस में जोड़ना सिखाते हैं या वर्णों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर वर्ण बनाते हैं? बताइए। यह मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अपनी क्लासेस में। किस विधि में बताते हैं हम वर्णों के टुकड़ों को आपस में जोड़ना? मोंटेसरी विधि में, पेस्टोलॉजी में, जैक्टार्ट में, किस विधि में? मोंटेसरी में नहीं, क्योंकि गत्तों का प्रयोग करते हैं। पेस्टोलॉजी हो सकता है, जैक्टार्ट में नहीं, टीचर बोर्ड पर लिखता है। अनुकरण में भी नहीं हो सकता। यह आपका बी हो जाता है इसका उत्तर, पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हम उन्हें आपस में जोड़कर लेटर बनाना सिखाते हैं बच्चों को, वर्ण। इसका उत्तर हो जाता है पेस्टोलॉजी विधि। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत देश की राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। इससे आसान क्वेश्चन इसमें नहीं है। भारत देश की राष्ट्रभाषा व राजभाषा क्या है? अंग्रेजी हो सकती है, मराठी नहीं हो सकती, संस्कृत भी नहीं हो सकती, हिंदी हो सकती है। इन दोनों में से क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी ही है, लेकिन राजभाषा भारत की अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। राजभाषा के रूप में अगर दोनों ऑप्शन आए तब पहले हिंदी लगाना, अगर हिंदी न मिले तो अंग्रेजी लगाना, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी ही है। अगर यहाँ पर भी ऑप्शन में हिंदी ना आए तब अंग्रेजी लगाना, क्योंकि अब अंग्रेजी धीरे धीरे हमारी राष्ट्रभाषा की जगह लेती जा रही है। लेकिन पहला आंसर हमारा हिंदी रहेगा, दूसरा आंसर हमारा अंग्रेजी रहेगा अगर हिंदी न हो। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है डी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्वनि विज्ञान किससे संबंधित है? यह भी आपका एक भाषा के जो 4 भाग हैं उनमें से एक है। किससे संबंधित है? वाक्य से है, शब्द से है, उक्त सभी से है, वर्ण से है। किससे संबंधित है ध्वनि विज्ञान? वाक्य से, शब्द से, वर्ण से। ध्वनि मतलब साउंड। साउंड किस चीज में होता है? आपके वर्ण में होता है। जैसे आ ई उ ए, ये साउंड ही तो निकाल रहा हूं मैं अपने मुंह से, और क्या कर रहा हूं? वर्ण से। ध्वनि विज्ञान हमारा वर्णों की रचना से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक ध्वनि को, वर्णों के समूह को, स्वतंत्र ध्वनि को, या वर्णों के समूह को? वर्णों के सार्थक समूह को या फिर वर्णों के समूह को किसे बोलते हैं शब्द? बताइए। सार्थक ध्वनि को शब्द कह सकते हैं हम, किसे कहते हैं? सार्थक ध्वनि को। सार्थक आपकी ध्वनि, वर्णों के समूह की सार्थक, इसे हम कहते हैं। छोटे छोटे वर्णों का, लेटर्स का समूह, जैसे ये सार्थक है, ये क्या एक शब्द है ना, यह वर्णों का एक समूह है और इसका एक पूरा अर्थ निकलता है। उत्तर हमारा हो जाता है बी, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह की ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जो अर्थपूर्ण हो, उसे हम शब्द कहते हैं। इसका उत्तर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा का लघुत्तम रूप, वर्णमाला को, लिखित रूप को, या फिर शब्दों को? बताइए वर्ण किसे बोलते हैं? भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण कह सकते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, लघुत्तम रूप किसे बोलते हैं? वर्ण को बोलते हैं। वर्णमाला को नहीं कह सकते, लिखित रूप को कह सकते हैं क्योंकि वर्णों को लिखते हैं हम, शब्द को भी नहीं कह सकते। इन दोनों में से कौन सा सही है ये बताइए। इसका ए सही है। भाषा के लिखित रूप को हम लिखित भाषा बोलते हैं, न कि वर्ण, तब हमारा सही उत्तर हो जाता है ए। किसी भाषा का जो लघुत्तम रूप होता है उसे वर्ण बोलते हैं। वर्ण से छोटा किसी भाषा में कुछ नहीं होता। अडियल शब्द में क्या प्रत्यय है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। अडियल शब्द में क्या प्रत्यय है यह बताइए। इयाल है, इयल है, इयल है, या फिर यल है? क्या है? इसका उत्तर हो जाता है बी, इयल। अडियल में इयल प्रत्यय है, छोटी ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के? ये बताइए रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपके रचना के आधार पर शब्द। कौन कौन से? आपके रूढ़ शब्द, रूढ़। इसके अलावा आपके यौगिक शब्द, इसके अलावा आपके योगारूढ़ शब्द,
रूढ़ शब्द छोटे छोटे शब्द जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जैसे जल, जल से छोटा अगर हम कोई शब्द करेंगे तो टूट जाएगा जल, लेकिन अर्थ नहीं बनेगा। यौगिक शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे जलपूर्ण, जल में, जल प्लस में। योगारूढ़ शब्द जिनका कुछ और अर्थ निकलता हो, जैसे आपका भगवान वगैरह के हम नाम रख देते हैं जिनका कोई दूसरा अर्थ निकलता हो, मेन अर्थ अपना त्याग कर में किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेते हो। जैसे महादेव, महान है जो देव उसे महादेव कहते हैं हम, लेकिन महादेव शिव को कह देते हैं, तो महादेव का अर्थ शिव होता है, न कि महान देव कोई। जो अर्थ बदलते हैं उसे योगारूढ़ कहते हैं। उत्तर हो जाता है हमारा C3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, जल्दी बताइए कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं आपके दो प्रकार के, सार्थक व निरर्थक। जैसे आपका किसी शब्द का अगर अर्थ होता है उसे सार्थक बोलते हैं, और किसी शब्द का अर्थ नहीं होता, हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक बोलते हैं। यह बात जानने के लिए आप क्लासेस देख सकते हैं कौन सा शब्द निरर्थक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? यह बात मैं आपको बता चुका हूँ, 12 स्वर हैं हिंदी भाषा में। 11 व 13 मत लगाना, हिंदी भाषा में आपके 12 स्वर हैं। अगर 12 स्वरों की बात करें हम तो ये हैं ए आ, छोटी बड़ी, छटाऊ बढ़ाऊ, री री, ए आई ओ औ। 11 तो ये हो गए, प्लस आपका एक होता है ये वाला, ये नया आया है अंग्रेजी से, तब हो जाते हैं हमारे 12 स्वर। यह बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ अपनी क्लासेज में 12 क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम कब लगाते हैं हम, या फिर कहाँ लगाते हैं? वाक्य के अंत में, वाक्य के शुरू में, बीच में, या फिर सभी जगहों पर लगा सकते हैं? बताइए पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं हम? पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगता है। उत्तर हो जाता है हमारा ए। कोई वाक्य जब खत्म होता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है? ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी? स्वयं स्वर, या अर्ध स्वर, या फिर सिर्फ संयुक्त व्यंजन, या फिर व्यंजन? जल्दी बताइए उत्तर। किन शब्दों के या वर्णों के किन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं हम? स्वरों के उच्चारण में तो स्वरों की सहायता लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं खुद स्वर है। अर्ध स्वर में भी नहीं लेते, इसके अलावा अर्ध स्वर में लेते हैं, लेकिन सिर्फ अर्ध स्वर में नहीं लेते। यह ऑप्शन आपका सही हो भी सकता है। सिर्फ संयुक्त यह तो नहीं हो सकता, संयुक्त के अलावा सिर्फ में नहीं लेते, दूसरे में भी लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन में आपके संयुक्त व्यंजन भी आ गए, अर्ध स्वर भी आ गए, ये दोनों आपके व्यंजन में आ गए। सारे व्यंजनों को बोलने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। उत्तर हमारा हो जाता है डी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग और अह को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, अयोगवाहक कहते हैं। अंग अ को स्वर कहते हैं, जो कि हो जाता है हमारा गलत। स्वर नहीं कहते, अंग अ को व्यंजन भी नहीं कहते, अर्ध स्वर भी नहीं कहते, अयोगवाहक बोलते हैं। अयोगवाहक ऐसे शब्द जो न स्वर हो न व्यंजन, उन्हें अयोगवाहक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाघव चिन्ह का अर्थ होता है। अब लाघव चिन्ह किसे बोलते हैं, यह भी आपका प्रश्न आ जाता है। इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। यह जो मैंने आपका बना दिया है, इसे लाघव चिन्ह बोलेंगे। हम ऐसे लिख देते हैं ना, मास्टर, डॉक्टर या डॉक्टर, ये जो चिन्ह है आपका ये वाला, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। अब लाघव चिन्ह का क्या अर्थ होता है ये बताइए। लाघव चिन्ह का अर्थ होता है छोटा, बड़ा, वृद्धि करना या कमी करना। जैसे आपका मास्टर है, उस मास्टर को हमने छोटा कर दिया लाघव चिन्ह लगाकर। लाघव चिन्ह लगाकर हम किसी चीज को भी छोटा कर सकते हैं। तो लाघव चिन्ह का क्या अर्थ होता है? छोटा करना, या फिर लाघव चिन्ह का अर्थ होता है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम, जो कि है हमारा 46वां। किसी शब्द को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग? अगर आप कोई शब्द दर्शा रहे हैं स्पेशल, तब किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे? जैसे उस किताब को रामायण कहा जाता है। अब उस किताब को रामायण कहा जाता है, रामायण को हम ऐसे कर देते हैं, इस
चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह के द्वारा हमने रामायण को स्पेशल दिखा दिया। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हम, आपका रेखिका बोलेंगे, लाघव चिन्ह बोलेंगे, अर्धविराम बोलेंगे, या फिर आपका उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। रेखिका यह होता है आपका, लाघव चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ, अर्धविराम कोमा, और आपका कोमा टाइप में होता है अर्धविराम, और आपका उद्धरण चिन्ह आप ये हो जाता है ये वाला और ये वाला। तब इसका उत्तर हो जाता है डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है हमारा डी। किसी शब्द पर विशेष फोकस देने के लिए हम, या विशेष फोकस करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारा 47वां नंबर। चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह, या फिर आपका अर्धविराम। क्या बोलते हैं हम इस चिन्ह को, अपूर्ण विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह, या फिर इसे हम बोलते हैं विवरण चिन्ह, सी, इसे विवरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा, उसके बाद हम यह चिन्ह लगाकर विवरण दे देते हैं उस चीज़ का, विवरण चिन्ह कहते हैं हम इसे। उत्तर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी भाषा के कुल भाग हैं, किसी भाषा के कुल कितने भाग हैं यह बताइए। ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार आ रहा है इस वीडियो में। एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने भाग हैं किसी भाषा में, कुल 4 भाग हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसमें से कुछ भागों के नाम भी बताए थे मैंने। आपका शब्द रचना हो जाता है, वर्ण से संबंधित हो जाता है, एक वाक्य से संबंधित हो जाता है आपका एक भाग। तो भाषा के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 49। श्रुत लेख किसे कहते हैं हम, श्रुत लेख, देख कर लिखना, पहचान कर लिखना, ध्यान से लिखना, या फिर सुनकर लिखना। श्रुत मतलब श्रुत प्लस लेख, अर्थात सुनकर लिखना। सुनकर लिखने को हम श्रुत लेख बोलते हैं। हमारा उत्तर हो जाता है डी, श्रुत लेख। सुनकर लिखने को हम श्रुत लेख बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 50वां प्रश्न है आज का हमारा, सुलेख के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, बच्चे को हम सुंदर लिखना सिखा रहे हैं, क्या चीज़ आवश्यक है, अनुलेख आवश्यक है, श्रुतलेख आवश्यक है, प्रतिलेख आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है आपका। अनुलेख आपका आवश्यक है, यह आवश्यक नहीं है। प्रतिलेख भी आवश्यक है। अब उपयुक्त सभी भी दे दिया है इसमें, उक्त सभी, तब हम इसे डी को लगाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा श्रुतलेख भी काम कर देता है। तब यहाँ पर आपके तीनों सही हो जाएंगे। लेकिन अनुलेख मतलब देखकर लिखना, श्रुतलेख सुनकर बच्चे लिख रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रतिलेख भी आपका देखकर लिखने से संबंधित होता है एक प्रकार का। यह हो जाते हैं आपके 50 प्रश्न। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यह तीनों होते क्या हैं, इसके लिए आप क्लासेस देख सकते हैं मेरी। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लगभग 90% क्वेश्चन आपका यह पेपर आपके उसमें से आया हुआ था, मेरी रेगुलर क्लासेज में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं वे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की इस तरह MCQ की, आप बीएड की फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की क्लासेज लेना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।